एक युवा जो पैदा हुआ तो उसने नक्सलवाद को देखा, नक्सलवाद को इतने करीब से देखा कि उसके सामने ही एक बस में माओवादियों की टीम आकर सीधे थाने पे हमला कर दे और पूरे थाने को लूट ले। कुछ समय बीता तो युवा के पिता को ही माओवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होती और आप आज कहाँ होते। लेकिन वो युवा आज बाकी अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो ऐसे युवा से मैं आपको मिलाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब आप जगदलपुर से दंतेवाड़ा की ओर गुजरेंगे तब आपको रास्ते में तीर्थुम पड़ेगा एक गांव, और तीर्थुम में आपको एक ढाबा दिखेगा। ढाबा का नाम है आमचो बस्तर ढाबा। और इधर इस ढाबा की कुछ खास बात है और इस ढाबा को चलाने वाले युवक की भी कुछ खास बात है। दरअसल इस ढाबा का संचालन करते हैं राजेश यालम। राजेश यालम हमारे बहुत खूबसूरत छोटे भाई भी हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए मुझे लगा कि बस्तर टॉकीज में आज राजेश यालम के साथ में बातचीत होनी चाहिए। राजेश, स्वागत है बस्तर टॉकीज में। बहुत बहुत धन्यवाद बस्तर टॉकीज को मुझ जैसे छोटे गांव से निकलकर, बोलते हैं ना छोटा आइटम बड़ा धमाका इसका इंटरव्यू लेने हमसे मतलब बस्तर टॉकीज पहुंची हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो राजेश जी, मैं असल में राजेश से इसलिए प्रभावित हूँ और मुझे लगा कि बस्तर टॉकीज में राजेश यालम को आना इसलिए चाहिए। राजेश, ये बताओ कि तुम्हारी पैदाइश कहाँ हुई। सारी कहानी राजेश बताता जाएगा, आप समझते जाइएगा कि क्या क्या चीज़ें राजेश ने फेस की। राजेश, पैदाइश कहाँ हुई तुम्हारी? देखिए, मेरा नाम है राजेश यालम और मैं गौर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर ज़िला से हूँ। और बीजापुर ज़िले से 14 किलोमीटर अंदर मुरकीनर करके गांव है, जो उसूर ब्लॉक में पहला गांव पड़ता है, वो गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं जब गांव में रहता था परिवार के साथ, माँ पापा के साथ रहता था, छोटा था एकदम सा। वो बस वाला कहानी बताओ। बस वाला क्या हुआ था? 2005 की बात है, 5-6 की बात है। मेरे पापा भी एक सालाजुड़ुम समय के एक पुलिस भर्ती में हुए थे। एसपीओ? एसपीओ में, एसपीओ पद होता था। एसपीओ मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर? जी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर सालाजुड़ुम के समय जो बना हुआ। उस समय पापा को जब जॉब मिली अपना पुलिस नौकरी पे, तो कर रहे थे अपने परिवार के लिए, अब अपने एरिया के उसके लिए। तो जाहिर सी बात है, अब लोकल पुलिस को भर्ती होने से थोड़ा टारगेट मतलब रहता चाहिए। भले घर वाले क्यों ना, वो भी कोई वो नहीं है। तो कुछ बातें ऐसा था, मतलब ऐसा हुआ था कि अपन तो समझ नहीं पाएंगे, उस समय की बात है, छोटा था तब मैं। तो पापा पुलिस में थे और पापा को अपना 10/12/2005 को मतकपल बाज़ार में मार दिया। और उसके समय माओवादी मार दिया। कैसे मारे? वो बाज़ार में मारे, पता नहीं था उतना समय मारे हैं। मैं छोटा था, उतना मेरा माइंड नहीं खुला था। जी। और वो बस वाली घटना बताओ। आप तुम्हारा ढाबा भी दिखाएं तब तक बातचीत करते हुए। यहाँ पे कुछ ग्राहक हुए, सुनो तुम तब तक पैसा ले लो, राजेश का नुकसान ना हो जाए। थोड़ी देर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये सामान लेगा ना काउंटर? सामान लोगे? ले लेना, फोन पे करने बोल, फोन पे ले लेना। हाँ 300 ले लेना। तो फोन पे करवा लेना। थोड़ा ढाबा तुम लोग भी संभाल लो, सब राजेश ही संभालेगा तो तुम लोग क्या। तो वो तो फिर तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी माओवादियों ने। जी। छोटे थे, कौन से क्लास में थे तुम? मैं तक अपना तीसरी क्लास में था। अच्छा जी। और वो जो बस वाला कहानी बताओ ना, मुरकीनर में एक बड़ा हमला हुआ था, अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा। 5-6 की बात है वो। जब पापा को मारे उसके 6-7 महीने के बाद, मतलब जी, जब कैंप वहाँ स्थापित हुआ मुरकीनर थाना जो है, स्थापित होने के बाद 2006 के आसपास में ये घटना हुई है वहाँ। उस समय मैं छोटा ही था और मेरे चाचा का शादी भी था उसी दिन। अच्छा जी, जिस दिन वो घटना हुआ मुरकीनर में और कैंप को उड़ाया गया, उस दिन चाचा का शादी था और सगाई वाई, मतलब लड़की भी वहीं, चाची भी वहीं की थी, चाचा भी वहीं के थे, आसपास के थे। तो वही बारात अपना रीति रिवाज से करा रहे थे। सुबह का टाइम था और हल्का सा कोहरा छाया था उस दिन, बादल का होता, बारिश होने का संभावना। तो उस दिन जब एक
वहाँ दादी माँ रहती है, वो बीजापुर जाने के लिए तैयार होकर रोड में खड़ी थी। अच्छा। जी, उन्हीं के साथ हम लोग खेलते खुलते रोड में ही थे। अचानक एक तारलागुड़ा बस आता था, वो सुबह टाइम में तारलागुड़ा मतलब बीजापुर आके भोपालपट्टनम होते तारलागुड़ा की ओर जाता था। तोमर की बस्ती से? जी नहीं, अपना वो उसका था तारलागुड़ा नाम से, मतलब बस का ही उसी जैसे जहाँ जाता था उस समय नाम उसी का नाम से बस का नाम जोड़ देते थे। हाँ, नहीं मेरे ख्याल से उसके ऊपर लगा हुआ था, उसका एक वीडियो नक्सली वायरल किए थे। हाँ, तोमर गाड़ी थी। हाँ। और उस समय जब वो बस को किडनैप करके नदी के पास, वहाँ जो अपना गांव के उस पर वाला गांव में किडनैप किए उसको, और पूरा नदी में घुसाए बस को। पूरे जितने भी वहाँ मतलब अपने जो पैसेंजर थे सबको उतार के ड्राइवर को मार उड़ के उसको भगा दिए। सब पैसेंजर को अपना बस में करके बस में पूरा अपना क्या बोलते हैं सीढ़ी बांधे, ऊपर में उसका जो सीलिंग है पूरा। तुम्हारा बज रहा है क्या? नहीं अच्छा अंदर। तो सीलिंग में पूरा ना रेतियों का बोरा को जमा के उसका अंदर में मोर्चा बना के पूरा बस के साथ तैयारी करके आए हैं। जैसे ही उस समय नाका हुआ करता था वहाँ 2 टन नाका, एक नाका तो खोल ही दिए और दूसरा नाका पास जैसे ही बस का जो ब्रेक मारे हैं, जो खुद चलाते लाए हम लोग, ड्राइवर तो हाँ नक्सली खुद चलाते लाए। तो हम जब हाथ मारे तो रुका भी नहीं था, समझ गए आज कुछ गड़बड़ है, सीधा जा रहा, कोई जा रहे होंगे करके। तो अचानक देखे कभी सीढ़ी बस में लगा नहीं रहता था, हम एनी टाइम देखते थे सुबह का टाइम में। आज पहली बार बस में सीढ़ी है। कम से कम 300 मीटर के दूर में जाने के बाद फायरिंग चालू हुआ। जैसे ही थाना के पास एक मेन जो गेट होता था वहीं पर ब्रेक मार के चेकिंग के लिए एक जन चढ़ रहा था, उसको ढकाल दिए और ऊपर से फायरिंग चालू हुआ। संडे का दिन था। संडे के दिन में फोर्स क्या करते थे वहाँ उस समय कि संडे के दिन ड्यूटी नहीं जाते थे, आरोपी नहीं करते थे। जो अपने जो कैंपस के अंदर जो सुविधाएं हैं उसको मूलभूत सुविधाओं को मतलब अपडेट करने के लिए वो लगे रहते थे सुबह से। सुबह का टाइम था, निश्चिंत रहते जी निश्चित रहते थे। उस समय कुछ लोग मोर्चा बना रहे थे, कुछ लोग ये कर रहे थे, कुछ लोग शादी में आए थे, ऐसा करके चल रहा था उनका पूरा मतलब दिनचर्या सुबह से चालू हुआ था। तो उस समय अचानक फायरिंग चालू हुआ। हम जब रोड में थे तो फिर देखे आज कहाँ से पटाखा फूट रहा, देख रहे हैं तो बस से ऊपर से पूरा गोली और बारूद से पूरा वो कर रहे हैं। फिर पुलिस वाले फायर करना चालू किए। उस समय हम लोग शादी घर हो रहा था, वही शादी घर के अंदर घुस गया पर छोटा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बड़े लोग बोलते थे कि काट के नीचे छुपो, तो काट के नीचे जाके लेट जाते थे, गोली ना। अच्छा, शुरू से मतलब घर वाले बताते थे जब गोली चले तो काट के नीचे घुस जाना है। मतलब बस्तर का बच्चा जो है बचपन से आदी हो जाता है, उसके जो बड़े घर के होते हैं बचपन से सिखा के रखते हैं अंदरूनी इलाके का। उस समय सलवा जुड़ूम का उस समय बहुत प्रभाव था। उस समय उस समय भी फोर्स जब से मतलब बीजापुर से गांव की ओर जाते थे तो पूरा पुलिस वाले ड्राम उराम बजाते आते थे। और हम लोग गांव वाले। तुम्हारा बज रहा है क्या? अंदर बज रहा। अच्छा जी। भैया फोन तोड़, भैया थोड़ा फोन साइलेंट कर लेंगे आपका। किसका? हाँ आ जाओ राजेश, कहानी नहीं छूटना चाहिए, वो तो कर लेंगे। तो उस समय भी हम थोड़ा सा हमारे अंदर आया कि यार फोर्स आने से ये होता है, बंदूक फायरिंग होता है करके ऐसा होता। तो हम लोग खेत में बग जाते थे सलवा जुड़ूम समय। फोर्स आने से? जी सलवा जुड़ूम समय। अच्छा जी। और नक्सली नहीं आते थे? नहीं आते थे, फोर्स आने से भगते थे। नहीं तो नक्सली आते थे कि नहीं? नक्सली नहीं आते थे, मतलब आते थे तब नहीं भगते थे। अच्छा, नक्सली आते थे तो नहीं भागते थे? उस समय रात में आते थे, कहाँ पता चलता था। फोर्स दिन में आता था, पूरा हंगामा मचाते आता था पूरा। अच्छा, ये सब होता था उस समय। तो रही बात क्या हुआ, जब बस आके अपना वो किए तो जब फायरिंग वरिंग चालू हुआ तो उस समय सभी जो जवान है उनके जो बंदूक है वो सब नक्सली लूट लिए। और वो जितना बंदूक था संडे के दिन ये लोग पूरा का सफाई उपाय करके एक रूम में बंद कर देते थे। बहुत ही कम उनके पास हथियार था पुलिस वाले के पास, और बाकी जो थे मोर्चा वाले के पास। मोर्चा वाले जितना देर फायरिंग करके देखे करे नहीं हुआ, पूरा ये लोग बस में आए प्लस पूरा गाँव को पूरा नक्सलेट घेर के कैंप के अंदर घुस गए। तो पूरा कैंप को लूट भी लिए थे? 500-600 के तादाद में नक्सलेट थे उस समय, पूरा कैंप को लूट के समय। तो ये मुर्कीनार वो तुम अपने आँख से देखे? जी। मुर्कीनार हमले को भी राजेश ने देखा है। अब असली किरदार पे आते हैं। अभी क्या कर रहे हो? देखो क्या एक लड़का जो मुर्कीनार का रहने वाला, जिसके पिता को बचपन में ही माओवादी ने मार दिया, फिर उसने मुर्कीनार जैसा बड़ा हमला देखा, उसके बाद आगे की पढ़ाई कैसे की और अभी कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हो राजेश? उस समय मैं तीसरी पढ़ रहा था, गांव में ही था।
उसके बाद एक टीचर मिले वहाँ पर। जब एक सब कांड वांड होने के बाद थोड़ा माहौल शांत हुआ था, तो टीचर मिले, अरे नक्सली पीड़ित मतलब परिवार के लिए ना एक हॉस्टल खुला है दंतेवाड़ा में, आस्था गुरुकुल का। तो पिछले 2 साल मतलब 1 साल से वो संचालित है, ऐसा करके बताया। फिर आवेदन में फिर सर से बनवा लिया। कभी अपने लाइफ में मैं कभी दंतेवाड़ा नहीं गया था, मतलब बीजापुर से कभी दूसरे जिला तक कभी नहीं गया था, कभी सोचा भी नहीं था। तो उस समय उतना वो नहीं था। मम्मी को लेके मैं दंतेवाड़ा पहुंचा। दंतेवाड़ा में पहुंचने के बाद एसी साहब से मिला। एसी साहब क्या किए, पूरा डॉक्यूमेंट अपना देख लिए, नक्सली पीड़ित है करके हॉस्टल में ले जाके दिखा दिए, ये हॉस्टल है, तुमको 1 हफ्ते के अंदर बोरे बिस्तर पूरा लेके आ जाना, यहाँ पढ़ाई लिखाई करना करके वो कर दिए। वहाँ से मेरा पढ़ाई का शुरुआत हुआ। पूरा मेरा जो पढ़ाई का जो खर्चा है, मतलब कापी पुस्तक ड्रेस, वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से रहता था नक्सली पीड़ित। तो पढ़ाई कहाँ तक की पूरा? मेरा तो पढ़ाई की बात की जाए तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, BSc। और परिवार से बड़ा होने चलते आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, जैसे तैसे कमाई के जरिए करते करते अपना पढ़ाई। अच्छा, ये बताओ कि पढ़ाई का खर्चा फिर मतलब और भी खर्चा था, वो कहाँ से निकालते थे? वो खर्चा जब गर्मियों के दिन में छुट्टी होता था 2 महीने के लिए, तो 2 महीना में छुट्टी को अपन खेलने कूदने में नहीं निकालते थे, बल्कि अपने जो आने वाले समय के लिए जो खर्चा होता था, अपना आइट साइड का खर्चा, घर का खर्चा थोड़ा बहुत, तो हम सोचते थे कि अरे घर जाएंगे तो खेलेंगे कूदेंगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जब पैसे की बात आएगा तो फिर रोने वाला काम हो जाएगा। इसलिए हम सोचे 5-6 दोस्त लोग मिले, वहीं दंतेवाड़ा में हॉस्टल, जब छुट्टी होता था हॉस्टल से बाहर निकाल के अपन इस एक कोई बिल्डिंग का काम चलता था, कंस्ट्रक्शन में लेबर कुली का काम करने जाते। अच्छा, कुली बुती करते थे? जी। मजदूरी करने जाते थे। अच्छा, और पैसा इकट्ठा कर पैसा खर्चा नहीं करते थे, और चंदा करके सब्जी राशन का पूरा वो करते थे, और अपना जो पैसा मिलता था वो बचत करके खाता खुलवा के रखे थे, उसमें सेविंग करके रखते। ठीक है जी। पढ़ाई हो गई? पढ़ाई हो गई। ढाबा कहाँ से खोलने का कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हारे पास, और पैसा कहाँ से लाए इसके लिए? हाँ, इसके लिए ये ढाबा की बात की जाए तो एक बस्तर के लिए एक नया चीज़ है ये ढाबा, और बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे इस टाइप के कोई ऑन रोड में, मतलब NH में ऐसा कोई ढाबा नहीं होगा अपने कल्चर को लेकर चल रहा होगा। हाँ। या तो अपने इसमें पूरा कल्चर है जी, इसमें कल्चर है, और यहाँ की जो पारंपरिक व्यंजन है, क्या जैसे चापड़ा चटनी हुआ, यहाँ की बस्तर जो लाल चीटी होता है, रेड एंड्स, जी रेड एंड्स बोलते हैं जो, वो यहाँ की जो स्पेशल डिश है, मतलब खाने में उसको ऐड करना अनिवार्य होता है यहाँ के लोगों के लिए। हाँ, जी चापड़ा चटनी। और क्या बनता है बस्तर और चापड़ा चटनी है, आपका मड़िया पेज है, जोंद्रा है, जोंद्रा पेज है, और आपका कोसराबात है, और जैसे सुक्सी के प्रकार, जैसे 27 प्रकार के तुरु, सुक्सी, चिंगड़ी, तो सब रहता है जी, सब ही रहता है। सीजन में जो भी है, बोड़ा मिलेगा तो बोड़ा मिलेगा आपको ये ढाबा पे, बास्ता मिलेगा तो बास्ता मिलेगा। अच्छा। पुटू के समय पुटू मिलेगा, केकड़ा के समय केकड़ा मिलेगा, मतलब ऐसे पूरे नाना प्रकार के जो बस्तर के आदिवासी जो खाते हैं वो सब। और जो रेगुलर व्यंजन है वो है कि नहीं? जो रेगुलर व्यंजन है ढाबा में मिलता है, और अपन उसको स्पेशल अलग करके रखे हैं। जैसे कस्टमर का डिमांड होता है तो अपन वो चीज़ को करवाते हैं। जैसे अच्छा, एक खास बात और है कि राजेश ने यहाँ पे खाने पीने में जो बस्तर के कल्चर को समाहित किया है कि बस्तर के आदिवासी जो खाते हैं वो सारा व्यंजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। महुए की चाय भी है ना? जी, महुए की चाय भी मिल जाएगी। महुए का जो शराब बनता है उस महुए की चाय भी राजेश बनाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे चेंबर बने हुए हैं। अगर आप देखें तो चेंबर को भी बहुत खूबसूरती से राजेश ने जो है, जैसे बीजापुर में नीलम सरई जलप्रपात है ना? जी, तो उसके नाम पे दिया हुआ है। वहाँ पे एक चेंबर है, मांडवा, मतलब टूरिस्ट प्लेस का नाम है। जितने भी जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसका नाम राजेश ने अपने केबिन का नाम दे दिया। चेंबर जो केबिन बनाया उसका नाम दिया हुआ है। अच्छा राजेश, वो अभी और तुम कुछ कर रहे हो शहद बनाने का काम, इसके साथ ही मतलब इतना ही नहीं कि एक लड़का अपने गांव मुर्कीनार से निकल के आया और बस्तर ज़िले में ये ढाबा संचालित कर रहा है, यही खासियत नहीं, इसके साथ ही साथ राजेश शहद का उत्पादन भी कर रहे हैं। जी। हाँ, और क्या क्या करते हैं? बस्तर एक ऐसा चीज़ है, करने वालों के लिए बहुत सारा है। बस्तर में बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, जितना चाहे उतना, मतलब काफ़ी यहाँ तो सोना का बस्तर तो एक तो सोना है। आप जो भी चीज़ को उठाएंगे तो सोना ही कहलाएगा। हाँ, यहाँ तो पत्ता भी सोना है। जी, पत्ता भी सोना, सरगी के पत्ता को सोन झाड़ बोलते हैं। जी, सोन झाड़ बोलते हैं। वो भी ऐसा चीज़ है, मतलब आप किसी भी फील्ड में कोई भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप किसी चीज़ को भी अगर
पकड़ लिए तो वो सोना ही कहलाएगा, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। बस करने की जुनून और जो पेशेंस है वो होना चाहिए। जी जी। तो ढाबा के साथ और क्या क्या कर रहे हो, जैसे शहद और बताओ ये सब? ये तो ढाबा हो गया, ढाबा के साथ बस्तर का, मतलब ढाबा का नाम हमको बस्तर ढाबा दिए हैं। मतलब उसके बाद उसके अलावा देश भर के लिए बस्तरिया डोडा, बस्तरिया डोडा मतलब बस्तरिया खाना, डोडा का मतलब यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज में काना को बोलते हैं डोडा। वो डोडा है, जैसे दिल्ली हुआ अभी जो लेटेस्ट में। अच्छा तुम दिल्ली, और एक चीज़ बताऊँ, राजेश जो है साल में हर साल ना राजेश? जी जी, हर साल राजेश दिल्ली में एक कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम होता है राजेश? ये आदि महोत्सव होता है, पूरे देश भर के लोग रहते हैं उसमें। अच्छा, वहाँ राजेश हर साल जाते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को महुए की शराब भी पिलाते हैं। जी जी, महुए की शराब पिलाते हैं। क्या क्या लेके जाते हो राजेश वहाँ? देखिए बस्तर में बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं और सीजन में अलग अलग व्यंजन है, और रेगुलर ही सीजन में अपने को 27 प्रकार का व्यंजन प्राप्त हो पाता है। वो व्यंजन को अपन क्या करते हैं, दिल्ली जैसे देश की राजधानी दिल्ली, कभी हम देखे भी नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे कि दिल्ली बस्तर की चापड़ा जो लाल चिट्टे रेड एंड्स हो वो जाके दिल्ली में बिकेगी। अब इसकी मतलब कोई वो नहीं था कि मतलब उम्मीद ही नहीं था कि ये बिकेगा और इसको खाएंगे लोग, वहाँ के लोग, क्योंकि ये चींटी है। चींटी को देख मतलब इंसान के जो माइंड दिमाग में कि आता रे ये तो गंदा चीज़ है, चींटी को नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये है, अगर उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे तब जाके खाएंगे, क्योंकि वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और नेचुरली अगर कहा जाए तो उसमें प्रोटीन की मात्रा है और विटामिन्स की मात्रा है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। वो नेचुरल प्रकृति का देन है। जैसे अंडा चिकन मुर्गा खाते हैं, इसमें अपन ये नहीं कहेंगे कि वो नेचुरली अपना विटामिन प्रोटीन है, क्योंकि ये नेचुरल है। ये अपना क्या बोलते हैं, पॉलिक एसिड भी पाया जाता है इसमें, इसलिए ना चींटी जो होता है वो दवाई है और साथ ही साथ एक टेस्ट भी है। और कहते हैं कि उस समय से बस्तर के लोग जो अभी भी अंदरूनी क्षेत्र में जाएंगे तो डॉक्टर को नहीं जानते वहाँ, सिरिया गुनिया और ये सब जड़ी बूटी जानते, अपने आवश्यकता अनुसार वो अपना खोज करके रखे थे। अगर तो जैसे वायरल फीवर हुआ तो चटनी बना खा लिए, चींटी कटा लिए, 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाते। अच्छा, यहाँ जो चापड़ा चीटा होता है जिसकी चटनी बनाई जाती है, आदिवासियों का मानना है कि अगर उससे आप कटवा लेंगे तो उसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा, उससे भी आपका बुखार उतर जाता है, बोलते हैं मलेरिया तक उतर जाता है, एंटीबायोटिक जैसे काम करता है। एंटीबायोटिक। तो कैसा रिस्पांस मिलता है दिल्ली में? केंद्रीय कौन से केंद्रीय मंत्री को शराब पिलाओ? जैसे अपना जनजातीय मंत्रालय के अपने जो अर्जुन मुंडा सर है, उनको खिलाएं। राज्य मंत्री अपने रेणुका सिंह है। अच्छा। ऐसे कई सारे आते हैं। तो महुआ की शराब पीते हैं? जी, टेस्ट करते हैं। महुआ का शराब पीते हैं, टेस्ट करते हैं, मतलब पीते हैं, टेस्ट करते हैं। और महुआ का चाय टेस्ट करते हैं, महुआ का बिस्किट चाय टेस्ट करते हैं। क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मतलब महुआ के बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। महुआ तो एक ऐसा चीज़ है कि बस्तर में महुआ दारू के नाम से बदनाम करके रखे थे, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें बनते हैं और करना चाहेंगे तो उससे एक अच्छा स्कोप है और अच्छे प्लेटफॉर्म है वो, अगर महुआ के ऊपर अगर अपन करना चाहेंगे तो। राजेश, ये बताओ कि कितना संतुष्ट हो तुम आज अपने आप से? मतलब मुर्खीनार का लड़का दिल्ली तक जाके केंद्रीय मंत्रियों को महुए की शराब पिला रहा है, साथ ही साथ दिल्ली में और भी बड़े बड़े लोग आते होंगे। केंद्रीय मंत्री तो सेलिब्रिटी आते हैं, जो पद्मश्री जो मतलब अवार्डेड, मतलब तो संतुष्ट कितना हो तुम अपने आप से? संतुष्ट की बात ये है कि मजे की बात मैं ये बताऊं, मैं इसलिए मतलब कभी कभार गुड फील करता हूँ, हैप्पी होता हूँ कि मेरे वजह से अगर मैं नौकरी करता तो सरकार का गुलाम बन के पड़े रहता, छोटा मोटा ही नौकरी मिल जाता, मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया नहीं। मेरा सोच क्या था बचपन से कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। करूँ तो 10 जन को मतलब रोजगार दे। अभी कितने लोग हैं तुम्हारे ढाबा में? अभी तो 20 से 25 जन है, टोटल 35 जन का अपना ये ढाबा का सेटअप है। मतलब 20 से 25 लोगों को राजेश ने आज रोजगार भी दिया। कितना तनख्वाह देते हो राजेश? एक सबका कम से 15,000 से ऊपर ये पूरा सब। अच्छा, एक आदमी को 15,000 से 30,000 तक का जाता है। क्या बात है, मंथली। तो अच्छा राजेश, ये बताओ कि सरकार कभी कुछ मदद की या सरकार से कोई अपेक्षा है कि मदद करती है या कुछ और आगे बढ़ने का? सरकार से तो ऐसा कोई मदद नहीं है, जो भी है खुद के दम और बलबूते। नहीं, मोदी जी हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, बोलते हैं ना यूथ अगर कुछ करना चाहे तो हम प्रमोट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो सिर्फ बोलते ही हैं कि कर रहे भी हैं कभी? अभी तो ये तो नहीं कह सकता मैं कि मैं जो भी किया मैं अपने उसमें किया। मैं ये नहीं चाहता कि
किसी का सपोर्ट लेके करूं, ऐसी बहुत सारे योजना हैं। जब करते हैं तो सरकार आता है तो छीन देते हैं, अपना जमा लेते हैं। अभी ऐसा कितना होता कमा है ले रहे हो महीना, अगर बताना चाहो तो? जी, कमाई वो वैसे तो नहीं बताना चाहिए। नॉर्मली कभी कभार होता है, जैसे स्टाफ है, बहुत सारे मैनेजमेंट है, इसमें मतलब ठीक है, खर्चे नुकसान हैं, में नहीं हो, नुकसान नहीं है, फायदे में हो। फायदे में है फायदे लोगों को। सबसे वो तो पैसा तो अलग चीज़ है सर। बस्तर के लिए हम बस्तर को प्रमोट कर रहे हैं। बस्तर की जो लुप्त चीज़ों को हम बरकरार करके देश विदेश के लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं। गाँव जाते हो जी, अपने जी। वापस? गांव जाते रहता हूँ सर। कोई अब खतरा तो नहीं है अब? नहीं नहीं, खतरा नहीं, कैंप वूम्प पे सब हर जगह। अभी थोड़ा क्या है, मेन दिक्कत क्या आता है, शिक्षित नहीं तो उस समय लोग। अभी धीरे धीरे हर जगह शिक्षा की जो स्तर है बढ़ रही है, और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका जो माइंड है चेंज होते जा रहा है मुख्य धारा में। राजेश, जितनी बातचीत हुई सबकी तस्वीरें भी होंगी तो मुझे देना, मैं साथ में अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो ये राजेश हैं, ये राजेश का बहुत खूबसूरत सा ढाबा, और इसे बांस की और नीलगिरी की छोटी छोटी लकड़ियों से इसे छोटी छोटी गुमटियाँ तैयार की गई हैं, चेम्बर या केबिन बोल सकते हैं। और ढाबा का नाम है आमचो बस्तर ढाबा। जी, आमचो बस्तर जी, ना? आमचो बस्तर। और इस आमचो मतलब मेरा हमारा, जी, मेरा और हमारा। आमचो मतलब, मोचो मतलब मेरा, आमचो मतलब हमारा। तो हमारा बस्तर का ढाबा, और हमारे इस बस्तर के ढाबे में आपको बस्तर के आदिवासियों की और तमाम व्यंजन मिल जाएंगे। चापड़ा की चटनी हो, महुआ की चाय हो, या बोड़ा हो, बास्ता हो, या पुटू हो, सुक्सी हो, सारी चीज़ें आपको खाने को मिल जाएंगी। और सबसे ज़्यादा आपको भोजन और व्यंजन से ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित करेगी तो राजेश यालम का कॉन्फिडेंस। तो ये आमचो बस्तर ढाबा है, और जब आप जगदलपुर से दंतेवाड़ा की ओर गुजरेंगे तो तीर्थुम के पास आपको ये ढाबा जो है बाईं ओर में दिख जाएगा दूर से ही, और दूर दूर तक यहाँ कुछ है नहीं ऐसा, इसलिए बहुत आसानी से आपको नज़र आ जाएगा। मुझे लगा कि बस्तर के इस युवा को, जिसने नक्सलवाद को काफ़ी करीब से देखा ही नहीं, झेला भी है, उसका दंश भोगा भी है, और उसके बाद अगर आज ये दिल्ली पहुंचकर अपने दम पर केंद्रीय मंत्रियों को महुए की चाय पिलाता है, तो ऐसे युवा को बस्तर टॉकीज़ में आना ज़रूरी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं राजेश यालम की बातचीत अपने बस्तर टॉकीज़ में कर रहा हूँ, और राजेश यालम की कहानी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि राजेश यालम से बातचीत और राजेश यालम से मुलाकात बेहद खूबसूरत रही हो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा उन युवाओं को जो शहर में बैठकर सोचते हैं कि क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। राजेश यालम का तो सब कुछ उजड़ गया था, आज उसके पास ढाबा और लगभग 20-25 लोगों का स्टाफ, जिन्हें वो रोज़गार देने में सक्षम। जहाँ चाह वहाँ राह। वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।